नमस्कार, स्टडी आई को आईएएस हिंदी प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग मुद्दे की बात कार्यक्रम में चर्चा करने वाले हैं एक बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक पर, और ये टॉपिक जुड़ा हुआ है क्यूआर कोड और आरएम क्यूआर कोड के संदर्भ में। ध्यान रखिएगा, क्यूआर कोड का इस्तेमाल आप हमेशा करते हैं, अलग अलग कारणों से करते हैं, अलग अलग स्तरों पर करते हैं। इसका नाम आप जानते हैं क्विक रिस्पॉन्स कोड होता है ना। लेकिन हम बात कर रहे हैं आरएम क्यूआर कोड के बारे में। आरएम क्यूआर कोड कहीं अधिक प्रभावी भूमिका में आ सकता है और इसी को लेकर के अभी चर्चा का बाजार गर्म है। आरएम क्यूआर कोड की बात करें तो इसका मतलब होता है रेक्टेंगुलर माइक्रो क्यूआर कोड, है ना। इसके नाम से ही अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह रेक्टेंगुलर शेप में है। सामान्य तौर पर जो आप क्यूआर कोड इस्तेमाल में लेते होंगे, इस्तेमाल करते होंगे, वह वर्गाकार होता है, लेकिन यह आयताकार शेप लिए हुए है। आयताकार इसका जो आकार है वह है, ठीक है। अच्छा, जापान के एक इंजीनियर हैं, उनका नाम है मासाहिरो हारा। इन्होंने ही क्यूआर कोड का इजाद किया था लगभग 30 वर्ष पहले, और हाल ही में इन्होंने यह बात कही है कि जो रेक्टेंगुलर क्यूआर कोड है यह कहीं अधिक डाटा संचित कर सकता है और बहुत कम स्पेस में यह डाटा संचित कर सकता है। इसी लिहाज से यह जो खबर है यह महत्वपूर्ण हो गई है। आइए इसको और समझें, इसमें क्या बातें कही गई हैं। ये जो सामने आप तस्वीर देख रहे हैं ये मासाहिरो हारा की ही तस्वीर है ना। मासाहिरो हारा, ठीक है। आज जगह जगह पर क्यूआर कोड का बहुत बड़ी मात्रा में इस्तेमाल हो रहा है। हर व्यक्ति इसका इस्तेमाल बहुत आसानी से, बहुत सरलता से कर रहा है। उसके पीछे का जो दिमाग है इन्हीं का है, ठीक है। आरएम क्यूआर कोड से और अधिक सुविधा की राह खुल सकेगी। साथ ही यह जो क्यूआर कोड है यह सामान्य क्यूआर कोड की तुलना में ज़्यादा डाटा संचित करने में सक्षम है। इसमें दोस्तों ध्यान रखिएगा कि इसमें न्यूमेरिक और अल्फ़ा न्यूमेरिक कैरेक्टर का इस्तेमाल किया गया है ना। न्यूमेरिक का मतलब क्या हुआ? 1 2 3 4। अल्फ़ा न्यूमेरिक का मतलब क्या हुआ? ABCD और 1 2 3 4 दोनों का ही इसमें इस्तेमाल किया जाता है। तो इसमें इन दोनों कैरेक्टर्स का इस्तेमाल हो रहा है ना। इसमें 361 न्यूमेरिक और 219 अल्फ़ा न्यूमेरिक कैरेक्टर का इस्तेमाल इनफैक्ट किया जा रहा है। साथ ही यह 2D यानी कि द्विविमीय संरचना से युक्त है ना। बार कोड का इस्तेमाल यदि आपने कभी किया होगा तो बार कोड इस तरीके से वह रहता है और उसमें 1 डायमेंशनल संरचना होती है ना, एक विमीय संरचना होती है बार कोड में। लेकिन क्यूआर कोड में सामान्य तौर पर द्विविमीय संरचना या फिर 2 डायमेंशनल संरचना होती है, और इस लिहाज से इसमें अधिक डाटा और आसानी से डाटा को संचित किया जा सकता है। क्लियर? चलिए आगे बात करें। क्यूआर कोड के कई प्रकार हैं, है ना, जिनमें से एक प्रकार की अभी हमने चर्चा की आरएम क्यूआर कोड। इसके अलावा जो एक बहुत ही कन्वेंशनल, बहुत ही पारंपरिक प्रकार है वह यहाँ पर मॉडल 1 एंड मॉडल 2 के तौर पर सामने दिख रहा है। क्लियर? इसके अलावा भी क्यूआर कोड का एक प्रकार होता है जो कहलाता है माइक्रो क्यूआर कोड। इसमें वर्ग की केवल एक आकृति का इस्तेमाल किया जाता है। सामान्य तौर पर वर्ग की 3 आकृतियों का इस्तेमाल होता है क्यूआर कोड में, लेकिन माइक्रो क्यूआर कोड में केवल वर्ग की एक आकृति का ही इस्तेमाल किया जाता है और बहुत ही कम स्पेस में इसका आसानी से इस्तेमाल होता है। बात आगे हम बढ़ाएं तो आरएम क्यूआर कोड की चर्चा अभी हमने की। इसके अलावा एक सीक्रेट SQRC यानी कि सीक्रेट क्यूआर कोड भी होता है। इसका मतलब इसके नाम से ही स्पष्ट है कि सीक्रेसी मेंटेन करने के लिए ये डाटा को इसके अंतर्गत संचित किया जाता है ना। किसी भी कंपनी की, किसी भी संस्था की गोपनीय सूचनाओं का संग्रह इसमें किया जा सकता है ताकि कोई भी व्यक्ति, 3rd पर्सन, इसको आसानी से ओपन ना कर सके। क्लियर? साथ ही एक और क्यूआर कोड होता है जो कि फ्रेम क्यूआर कोड होता है। इसमें जो बीच का हिस्सा है वह एक कैनवास एरिया होता है, उसमें कोई भी आकृति आसानी से अटैच की जा सकती है और उसके माध्यम से किसी भी कंपनी का, किसी भी संस्था का प्रमोशन इसके माध्यम से किया जा सकता है। जैसे इसमें लिखा हुआ है डेंसो वेब,
है ना। डेंसोवेब वही कंपनी है जिसने क्यूआर कोड को इजाद किया था, और जो मासाहिरो हारा हैं वह इसी से बिलोंग करते थे, है ना। तो यहाँ पर ये जो 3-4 टाइप्स हैं क्यूआर कोड को आपको यहाँ पर समझने की ज़रूरत है कि ये किस तरीके से काम करते हैं, किस किस क्षेत्र में काम करते हैं। इसके अलावा जो क्यूआर कोड होता है यह 1 से 40 वर्जन तक होता है, ठीक है ना। दरअसल ध्यान रखिएगा कि जो वर्जन होता है वह मॉड्यूल से बनता है ना। मॉड्यूल का मतलब क्या होता है कि काला और सफ़ेद डॉट का जो इस्तेमाल किया जाता है क्यूआर कोड में वही मॉड्यूल कहलाते हैं, और इन्हीं मॉड्यूल से मॉड्यूल कॉन्फ़िगरेशन बनता है ना, कॉन्फ़िगरेशन। और इसी मॉड्यूल कॉन्फ़िगरेशन से वर्जन बनता है ना। एक वर्जन से अगले वर्जन में जाने पर जो मॉड्यूल है इनकी संख्या में 4 की वृद्धि होती है। जैसे कि वर्जन 1 में यदि 21 मॉड्यूल हैं तो वर्जन 2 में 25 मॉड्यूल होंगे, और इसी तरीके से इनकी संख्या बढ़ते बढ़ते यहाँ पर वर्जन 40 में 177 मॉड्यूल होते हैं। हालांकि आपको इतना विस्तार में नहीं जानना है कि क्या होता है, कैसे होता है, बस केवल एक जानकारी के स्तर पर आपको यहाँ पर मैंने बता दिया कि मॉड्यूल्स होता है, मॉड्यूल से मॉड्यूल कॉन्फ़िगरेशन होता है, और वही मॉड्यूल कॉन्फ़िगरेशन मिल करके वर्जन का निर्माण करते हैं क्यूआर कोड में, है ना। यूपीएससी का कोई ठिकाना नहीं है कहाँ से सवाल पूछ लिया जाए, है कि नहीं। तो इसलिए ये एक मोटी तौर पर जानकारी आपको हो जानी चाहिए, जो कि जब हम लोग क्यूआर कोड के बारे में पढ़ ही रहे हैं तो ये भी जानकारी ले लेनी चाहिए, है कि नहीं। चलिए आगे थोड़ा सा और समझें। तो जो क्यूआर कोड होता है ये बहुत ही व्यवस्थित तरीके से बहुत व्यवस्थित ढांचा में इसका निर्माण होता है। आप इस तस्वीर को यदि देखें, कभी आप क्यूआर कोड को स्कैन करने से पहले उसको टटोलें तो फिर आपको इस तरीके की कुछ आकृति दिखेगी जिसमें 3 वर्ग इस तरीके से होते हैं। ये जो वर्ग होते हैं ये कहलाते हैं फाइंडिंग पैटर्न, है ना। पैटर्न यह एक ऐसा पैटर्न है जो कि फाइंड करने में मदद करता है। क्या फाइंड करने में, क्या पता लगाने में कि भाई इसके अंदर में डाटा है, इसके अंदर में सूचना है, इसी को आपको स्कैन करना है। तो स्कैनर इसी के माध्यम से ये सूचना जो इसमें संचित है उसको स्कैन करता है। और यहाँ पर जो सफ़ेद पट्टी आप देखते हैं इसके चारों किनारों पर, इसे कहा जाता है क्वाइट जोन, है ना। क्वाइट जोन, ठीक है। और इसी के अंतर्गत जो डाटा होता है वह डाटा संचित रहता है ब्लैक और वाइट डॉट्स में, है ना, जिसकी चर्चा हमने यहाँ पर की है। और ये 2 डायमेंशनल होता है, मैंने पहले भी बताया, यानी कि क्षैतिज और लंबवत दोनों ही स्तरों पर इनका संचय किया जाता है, ठीक है। आसानी से इनका उपयोग किया जाता है, बेहतर तरीके से इनका इस्तेमाल किया जा सकता है। 360 डिग्री लेवल पर भी इसका आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है। आप कैसे भी मोबाइल से आप स्कैन करते हैं तो वो स्कैन हो जाता है, आपने ये अनुभव किया ही होगा, है ना। और यदि क्यूआर कोड कटा फटा भी हो थोड़ा बहुत तो उसको फिर से आसानी से इस्तेमाल में लाया जा सकता है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि ये जो क्यूआर कोड होते हैं इसमें किसी इमेज या ध्वनि को तो संचित किया जा सकता है, लेकिन जो इमेज और ध्वनि होती है उसमें इतना अधिक डाटा होता है कि उसको बेहतर तरीके से एप्रोप्रिएट वे में इसमें क्यूआर कोड के अंतर्गत संचित कर पाना थोड़ा मुश्किल वाला काम होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि एकदम बिल्कुल से इसको संचित नहीं किया जा सकता है, संचित किया जा सकता है। और इसे संचित करने के लिए बाइनरी कैरेक्टर की आवश्यकता होती है ना। अभी हमने क्या देखा, अल्फ़ा न्यूमेरिक और न्यूमेरिक कैरेक्टर का इस्तेमाल हो रहा है रेक्टेंगुलर क्यूआर कोड में, है ना। लेकिन ध्वनि या इमेज को संचित करने के लिए बाइनरी कैरेक्टर का इस्तेमाल किया जाता है ना। बाइनरी का मतलब 0 1, ठीक है।
और उसी की सहायता से इसमें संचित किया जा सकता है। लेकिन उसको इसमें जो डाटा होता है, डाटा की जो मात्रा होती है वह बहुत अधिक होती है और इस कारण से इसमें संचित कर पाना थोड़ा मुश्किल वाला काम होता है। बहरहाल मेरे ख्याल से QR कोड के संदर्भ में ये जो जानकारी है आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगी और RM QR कोड का इस्तेमाल बढ़ने से हो सकता है कि आने वाले दिनों में जो बार कोड का इस्तेमाल होता आया है लंबे समय से, उसमें और गिरावट आए, है ना, क्योंकि RM QR कोड बहुत ही कम स्पेस में इस्तेमाल में लाया जा सकता है ना। मुश्किल से 2 मिलीमीटर का स्पेस उसे चाहिए इस्तेमाल करने के लिए, और वर्तमान में तो जो कन्वेंशनल QR कोड है इसमें लगभग 4 मिलीमीटर 3.8 मिलीमीटर तक का स्पेस वो घेरता है ना। जबकि ये दावा किया जा रहा है RM QR कोड को लेकर करके कि मुश्किल से 2 मिलीमीटर वाले स्पेस में भी वो आसानी से इस्तेमाल में लाया जा सकता है। किसी भी टिकट पर, किसी भी स्लिप पर उसको आसानी से चिपकाया जा सकता है। आपने कभी ये गौर किया होगा तो बार कोड सामान्य तौर पर रेक्टेंगुलर ही शेप में होता है ना, और इसको चिपका दिया जाता है। आपने कभी एरोप्लेन में ट्रैवल किया होगा तो बार कोड ही उस पर चिपकाया जाता है ना। उसमें कुछ डाटा, कुछ इंफॉर्मेशन उसमें संचित होते हैं। और उसी तरीके से जब QR कोड का इस्तेमाल होगा तो QR कोड में तो कहीं और अधिक डाटा इस्तेमाल संचित किया जा सकता है, तो वो कहीं अधिक उपयोगी हो सकता है कि नहीं। तो इस लिहाज से इसकी जो भूमिका है आने वाले समय में और बढ़ने की संभावना है। आज की चर्चा के आधार पर एक सवाल आपके लिए मैं छोड़ देता हूं, इसका उत्तर आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है बार कोड में एक विमीय संरचना होती है। दूसरा कथन है QR कोड में द्विविमीय संरचना होती है। और तीसरा कथन है QR कोड में किसी इमेज या यहाँ पर यहाँ लिखा हुआ है, QR कोड में किसी इमेज या ध्वनि को स्टोर किया जाना संभव नहीं है। इनमें से कौन से कथन सही हैं? इसका उत्तर आप कमेंट सेक्शन में देने की कोशिश कीजिएगा। मुझे उम्मीद है आपको यह चर्चा अच्छी लगी होगी। इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसे ही कई सारी जानकारियाँ आपको निरंतर इस चैनल पर उपलब्ध होती हैं जो कि आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत उपयोगी है। यह जो जानकारी है, यह जो चर्चा है, इसको मैं PDF फॉर्मेट में आपको आसानी से पहुंचा सकूं। dilip.kumar@01 ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, वहां पर इसका PDF अवेलेबल हो जाएगा। मिलते हैं किसी और मुद्दे की बात कार्यक्रम में, किसी और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। अपना ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।